अच्छा स्टूडेंट्स फर्दर 5 से ऑनवर्ड देखते हैं। अच्छा सैलरी था, ठीक है, मैंने जस्ट 5 तक इजीली कर सकी, ठीक है। फर्दर क्या रहा है कि डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और 1 to 1 correspondence। 1 to 1 correspondence स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करती हैं, फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। आप टी ऑफ एक्स को टी ऑफ वाई के इक्वल इक्वेट करोगे, जाहिर सी बात है आपको टी ऑफ एक्स ही गिवन होगा, तो टी ऑफ वाई आप खुद सपोज करो, ठीक है। टी आर टू टी थ्री में करस्पॉन्डेंस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले गिवन थी आपको 5 क्वेश्चन तक, वैसे ही आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी। यहाँ एक नई चीज क्या है, आपने बताना है कि 1 to 1 करस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपके पास इस तरह से आ जाए एलिमेंट बॉन्डिंग कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले टी ऑफ एक्स वन एक्स टू लिख लिया, ठीक है। इसी तरह से टी ऑफ वाई कैलकुलेट कर लिया, टी ऑफ एक्स वन कैलकुलेट किया, यहाँ पर गिवन था बल्कि आपको कैलकुलेट नहीं किया, तो उसी तरह से आपने टी ऑफ वाई में खुद से लिख लिया, ठीक है, y1 और y2, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जस्ट रिप्लेस करना है x को y से, ठीक है, तो वही सारी टर्म आ जाए। अब आपने लिखना है टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई, ठीक है। टी एक्स जो आपके पास गिवन था वो लिखा है, और टी वाई जो आपने खुद बनाया था टी एक्स को यूज करते हुए वो लिखा है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्रिएट कर लेंगे, मतलब ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। आप स्टूडेंट्स हम इनको सॉल्व कर लेंगे, दो तरीके हैं भाई, एक तो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं हम, दूसरा जो तरीका है वो हम इसको मैट्रिक्स बना के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आई थिंक एलिमिनेशन ज्यादा इजी है। अगर देखो, एक मिनट, अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस को लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐड करते हैं, तो ये वाली कट जाएगी और 2x1 आ जाएगा, और इसी तरह से अगर जब हम इसको करते हैं तो ये कट जाएगी तो 2y आ जाएगी, 2 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा तो x1 विल बी इक्वल टू x2, ठीक है। तो यहाँ पर x1 इक्वल है x2 के, इन्हीं लाइंस पे हम इसको और इसको करेंगे तो आपके पास x2 इक्वल होगा y2, ठीक है। तो यही दो चीजें थी, अगर यहाँ x3 और y3 भी होता तो हम उसको भी इधर इक्वेट करते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब आपके पास इस तरह से आ जाए डी एक्स टी वाई के इक्वल हो, which implies that x is equals to y हो, तो आप कह सकते हैं t is 1 to 1, t is 1 to 1, ठीक है। एक दफा फिर सुन लो, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी, जैसे कि पिछले 5 क्वेश्चंस भी गिवन थी, आपको टी एक्स भी गिवन होगा, जिस तरह से गिवन है उसी तरह से उसको लिख लेना है, और टी वाई खुद बनाना है, जस्ट एक्स को वाई से रिप्लेस कर, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो है कि टी एक्स शुड इक्वल टू टी ऑफ वाई, दोनों को करना है। अगर आपके पास एक्स और वाई इक्वल आ जाए तो आप कह दोगे कि यहाँ पर 1 to 1 correspondence। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसका सेकंड पार्ट मुझे अभी करके दिखाओ। इसका सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है फ्रॉम R3 टू R2, R3 से R2 में आपको ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज T ऑफ x1
ठीक है। ये जो गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसको यूज करेंगे हम, टी एक्स विल बी इक्वल टू टी वाई, ठीक है। तो टी एक्स ऑलरेडी आपको गिवन था, टी वाई आपको कैलकुलेट करेंगे वाई जस्ट रिप्लेसिंग एक्स इज इक्वल टू वाई उन्हीं लाइन से जिसे हमने पहला पिछला क्वेश्चन किया, उन्हीं लाइंस पे इसको इक्वेट किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट किया, x1 माइनस x2 बराबर होगा y1 माइनस y2, ठीक है। x3 बराबर होगा y3 के। तो जब फ्रेंड्स हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x3 तो x3 और y3 तो इक्वल आ रहा था, लेकिन स्टूडेंट यहाँ से हम x1 x2 को इक्वेट नहीं कर पा रहे थे। x1 इज नॉट इक्वल्स टू हियर, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है। इसी तरह से स्टूडेंट्स y1 इक्वल नहीं है y2, क्यों इक्वल नहीं, क्योंकि यहाँ से हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। पिछले क्वेश्चन में तो ऐसे था ना कि हमने ऊपर नीचे रख के एलिमिनेशन मेथड से x1 और y1 कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पे हम कैलकुलेट हो गया लेकिन x1 x2 कैलकुलेट नहीं हो रहा, इसलिए हम कह रहे थे कि हियर इज नॉट वन टू वन रिस्पॉन्डेंस, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अटेंडेंस साथ में लगाई जाओ, और इधर वन टू वन में कोई आपका है क्वेश्चन तो पूछ, तो देन में दूसरे मेथड की तरफ जाओ। इसको स्टूडेंट वन टू वन का थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। इसका बकायदा प्रूफ है, आपने जस्ट एप्लीकेशन करनी वाली। और कोई वन टू वन में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, देन फिर मैंने नेक्स्ट अगला करवाना है आपको। प्रैक्टिस आप बाद में खुद कर लेना इसकी, जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन। एक दफा फिर प्रोसीजर सुन लो। टी एक्स को टी वाई के इक्वल करेंगे, एक्स शुड इक्वल टू एक्स वन शुड अगर 2 से 2 में है तो x1 शुड इक्वल टू x2, y2 शुड इक्वल टू x2 और x3 शुड इक्वल टू x3, ठीक है। इंग्लिश में लेक्चर दे रहा हूँ आपके अफवाह तो याद ही नहीं था, आपकी क्लास में अफवाह नहीं बैठी। अच्छा, आई एम नॉट hearing here showing screen Adila. If you have any problem about one-to-one correspondence, then you may ask within 1 or 2 minutes. Then I will have to do next topic. Here, students, question number. Look at question number 7. That is little bit tricky. We have a vector space in complex plane. We have vector space in complex plane, that is C, and we have linear transformation from C to C, means to say that from complex number to complex number. And here is linear transformation is defined as T. Here Z is a complex number. B, remember Z is the complex number. In generally, mostly complex number is denoted as Z is equals to, mostly it is denoted by Z. Z is always equals to A plus iota B. Here A is real part and B is imaginary part. Is that clear? Here is linear transformation from complex number to complex number, and transformation is defined as T of Z is equals to Z conjugate, means to say that when you apply linear transformation, it will be converted to its conjugate. Listen once again. When you apply linear transformation to any component, it will be converted
Students, listen once again. When you apply linear transformation to any complex number, then it will be converted to its conjugate. It will be converted to its conjugate. Conjugate means to say that when you take conjugate of some complex number, then real part remain as it is, but the imaginary part change its sign. Is that clear? Here is that is the conjugate of z. Okay. You have to apply here linear transformation. You will apply t to its sum. We will consider two complex number in C. Where first one is z1 and second one is z2. According to the property of linear transformation, you will add both complex number and then you will apply t. Firstly, on the right hand side, when you apply the linear transformation to the sum, then it will be applied to, then conjugate will be applied here according to given linear transformation. So students, here is a property of here is students property of conjugation. When you apply a conjugate to the sum of two complex number, then it is converted to its individual conjugate. Listen once again. When you apply conjugate to the sum of some complex number, it change its to its conjugate separately. You will have to apply separately conjugate here when you apply its sum. It is the property in of complex number. If you have taken study of complex number in intermediate, then you must have to know that when you apply conjugate or for some complex uh, okay, so this will be equal to T of Z1 again, and this will be equal to T of Z2 again, according to this given condition. To the second condition, which is scalar multiplication. When you apply scalar to some Z1, so it will be equal to A into T of Z1. How? When you apply here A of AD, I think it's solved next. It is solved next. Here is when you apply linear transformation to a constant and a complex number, it converted the complex number to its conjugate. Conjugate will be applied here as well. Conjugate will be applied here as well on scalar number. But when you apply conjugate to a some real number or scalar number, it remains unchanged. Is that clear, students? When you apply conjugate to some real number or some scalar number, it remains unchanged. It change only complex part. So when you apply conjugate here, A remain unchanged. Here is will be Z1 conjugate. So Z1 conjugate will be equal to Z1 conjugate will be equal to T of Z1 according to this given condition. So both the condition of linear transformation satisfy. So T is linear transformed from C to C. Is that clear, students? Look at question number 8. Students, listen. In all this exercise method and procedure is same. In some questions you have given vectors in polynomials. Here 8 in form of polynomial. How it does given these linear transform from V to V, and when you apply transformation to some polynomial, it will be equal to polynomial of x plus 1.
means to say that where is x, it will be converted to x plus 1 when you apply linear transformation. Is that clear, students? So you have taken here two polynomials. Consider here two polynomials. First one is P1 and second one is P2. You have sum up both of these according to the condition of linear transformation, and then corresponding elements will be added. You will be separated x coefficient, you will be separated x square coefficient, you will be separated up x cube coefficients, and you will be separated by summing them of x and coefficient. So students, here you will rearrange all the terms, and all of this will be equal to t of this one, because students, here look at the here, because students x plus 1 is equals to x here, x plus 1 is equals to x here. So we have used this linear transformation. So you will separated both of these and to x. So come to the next condition, a to p1 x1. So it will be converted to this equation, and sum is x plus 1 is equals to x according to the given condition, and all of this equals to again t into p1 x1. Is that clear, students? Come to the question number 9. You have given three vectors v1, v2, and v3 be a basis for R3. Find a linear transformation. Students, here is something different in the question, but you will have to do it in the same manner. What is the difference in this question and previous questions? Here is students, linear transformation is not given. The function which you use to apply linear transformation, that is not given here. Listen once again. Here the function on which you apply linear transformation is not given here. So you will make function by yourself. You will make function by yourself. How you will make it? You will make it by using these three vectors given that P the basis for R3. These are three vectors which form basis in R3. These are three vectors which form basis in R3. You have written about basis in 6.2. What are the two conditions for basis? First one and that vectors should be linearly independent, and second one is vectors should be linearly spanned. So we will use the second condition of basis, that is that should be span. So according to the condition, we will write in the linear combination of all these three vectors, that is equals to x1, x2, and x3. Multiply here, and this v1 vector by e1, v2 vector by a2, v3 vector by e3. So compare corresponding elements. This will be equal to this one, this will be equal to this one, and this will be equal to this one. By solving them, you can solve here by matrices by Gauss-Jordan Gaussian elimination method, or by Edge-Reduce form, or by elimination method simply. Both of these methods you can use. By using both these methods here, you have calculated a1 this, a2 this, and a3 this. Substitute a1, a2, a3 here in this equation.
and this is your upcoming solution that formed a function of linear transformation. Listen once again. That will be formed the function of linear transformation. That will be formed the function of linear transformation. How? When you apply t on both sides, x3 will be remain unchanged. T will be applied on vector. You must have always remember that, students. T always applied on vectors. A remains unchanged. So here x2 x3 will be remain as it is, and T will be applied here to V2. X1 minus x2 will be remain unchanged, and T will be applied to V3. T1 is given that is 1 and 0. T2 is given that 2 and minus 1. V3 is given here 4 and 3. When you multiply here x3 to this one, x2 minus x3 to this one, x1 minus x3 to this one. So it will become up to this form. That is the function of linear transformation. That is the function of linear transformation. In this question, students, they have not said that to find linear transformation. Here in this question, it is said that uh, make the function of linear transformation. Make the function of linear transformation. Students, do question number 10 on the same lines. Then we will have to do next one question. 12 is as it is in students question number 12. Look at question number 12. Skip question number 11. 11 skip. Skip the question number 11. You will not do so. That. And in question number 12, you will not find n of t. You will do only t to t. 1 to 1. You will not find n to of. And question number 13. Do question number 13 as well. 14 may skip. 14 skip. Okay. 14 next. That is all over 40. I have skipped 40. And I have skipped students 14 question. And 11 here. In 12, you will have only do 1 to 1. You will have not find and 2. So all the other questions